हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 फरवरी का करंट अफेयर। आप जानते हैं कि बजट आने से पहले एक दिन पूर्व ही आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का थॉट है, ज्ञान एक खजाने की तरह है और लगातार अभ्यास करने से हम ज्ञान का खजाना हासिल कर सकते हैं। तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ अपने ज्ञान को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? अब देखिए, ये बात की जा रही है जो यूनाइटेड नेशन महासभा, ये क्या कहलाती है? इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो इसका जो अभी 2023 में सत्र है वो 77वां सत्र होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके हेड कौन बने हैं? इनका नाम है साबा कुरैशी। ये साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध है बुडापेस्ट, हंगरी से। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। तो ये हंगरी के जो साबा कुरैशी हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसका 76वें नंबर का सेशन था उसके हेड कौन थे? तो वो थे मोहम्मद शाहिद, जिनका संबंध मालदीव से था। तो अभी आपको याद रखना है, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र शुरू हो गया है और इसके राष्ट्रपति हैं हंगरी। एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है कि हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? कैटरीना नहीं, कैटरीन नोबोक इनका नाम है। अब ये कैसे याद रहेगा? आप जानते हैं कि जो हीरोइंस हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ को फिट रहने के लिए कैसा रहना पड़ता है? हंगरी रहना पड़ता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हंगरी के राष्ट्रपति कैटरीना हैं। और यहाँ के जो घास के मैदान हैं वो कहलाते हैं पुस्तास, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब बात आती है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की, वो है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ चुका है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, उनको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी अनुमानित है? तो ये तो सिंपली आंसर हो गया 6.5, ये आप याद कर लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? ये क्यों पेश किया जाता है? इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी वर्तमान स्थिति, क्या निवेश करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करने से क्या उसका आउटपुट निकलेगा, ये सारा लोका जोका कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था है देश की वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका पूरा जो एनालिसिस है वो आर्थिक सर्वेक्षण से आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। ये बजट के एक दिन पूर्व आता है। मतलब अगर कल आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है तो आज जो है वो बजट आने वाला है। तो बजट पर और आर्थिक सर्वेक्षण पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले वर्षों का विकास कार्य इसके अंतर्गत आएगा। इसको तैयार कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय तैयार करता है। वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया है? ये पेश किया है। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं अनंत नागेश्वरन। ये नाम भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन जी हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है। आपको कुछ और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो याद करने पड़ेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो कितना है? वो है 6.4%। 6.4% फिजिकल डेफिसिट है। जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट क्या है? मुद्रास्फीति, जो महंगाई दर होती है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि सीपीआई होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कितना है? ये 5.8% है। और जो डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 11.5% है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5.8 सीपीआई है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 11.5% है। और जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है? वो $563 बिलियन है।
अगर आपसे बात की जाए कि 2021-22 में ये कितना था, तो $607 बिलियन था। तो ये आपको सारे पॉइंट जो हैं इतने बजट से आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसने किया है? तो ये एविएशन गैस का जो निर्यात है ये भारत कर रहा है, किस देश को? पपुआ न्यू गिनी को। अब यहाँ पर एक टर्म आया है एविएशन गैस, ये क्या होती है? देखिए, जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें जो फ्यूल होता है, वो जो फ्यूल हम व्हीकल में यूज़ करते हैं वो फ्यूल नहीं होता है, इसमें बहुत ही प्योर फ्यूल होता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ये फ्यूल दिया जाएगा किसको? पापुआ न्यू गिनी को। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बजट के बारे में पूरा बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या पॉइंट्स, कितना ग्रोथ रेट रहा है, कितना फिजिकल डेफिसिट रहा है, इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब G20 से भी प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का सेशन है, तो ये 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन है जो भारत में होने वाला है, और इसकी अलग अलग जगह पर मीटिंग होगी, जैसे कि राजस्थान में भी इसकी मीटिंग होने वाली, मुंबई में भी, जम्मू कश्मीर में भी, इस तरीके से अलग अलग मीटिंग इसकी इंडिया में होने वाली है। फिर ये उद्घाटन अमिताभ कांत जी के द्वारा ही क्यों किया गया? ये तो मोदी जी के द्वारा भी करा सकते थे, क्योंकि इस G20 शिखर सम्मेलन के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं, इसीलिए इन्होंने उद्घाटन किया है। और जो 2023 की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन नेशन। तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? तो 19 देश हैं और एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। तो इतने फैक्ट आपको G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड पता होने चाहिए। आज जो भी प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कल जो काफ़ी न्यूज़ में रहा कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब किसको बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते होंगे कि कुछ समय के लिए अमरावती बनाई गई थी, लेकिन अब जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई है, जो कि परमानेंट राजधानी रहेगी, वो है विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है विशाखापट्टनम को। अब इसे आप थोड़ा शुरू से समझ लीजिए कि भाषाई आधार पर 1953 में पहला राज्य बना था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य का निर्माण कराया गया, तेलंगाना। तो तेलंगाना 29वें नंबर का राज्य बना, जिसकी राजधानी कुछ समय के लिए हैदराबाद को इसको राजधानी बनाया गया। लेकिन फिर फाइनली तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद हो गई, लेकिन जो आंध्र प्रदेश की राजधानी कुछ समय के लिए जो विधायी राजधानी थी वो अमरावती को, कार्यपालिका की राजधानी विशाखापट्टनम को और न्यायपालिका की राजधानी कुर्नूल बनाया गया। लेकिन अब फाइनली जो है वो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन चुकी है। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि ये G20 के बारे में बताया गया है कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी चैनलों को लोक महत्व की अनिवार्यता सामग्री साझा करने की मंजूरी दी गई है। अब ये क्या न्यूज़ है? आप देखते हैं जितने सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल चलते हैं तो उनके लिए ऐसा कंपल्सन होगा कि उनको 30 मिनट एटलीस्ट जो लोक महत्व मतलब जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की कंटेंट है वो दिखाना पड़ेगा। लाइक जैसे भूकंप आता है तो भूकंप से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, या जो स्कीम है जो वेलफेयर के लिए चल रही हैं, तो वो सब आपको 30 मिनट के लिए दिखाना पड़ेगा। ये सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल के लिए सरकार ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? तो वो हैं भारत की मध्य प्रदेश की आन बान शान अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इसके पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है। तो अवनी चतुर्वेदी ने वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला फाइटर बन चुकी हैं। और कौन सा विमान इन्होंने उड़ाया था विदेशी सरजमी पर? वो थी सुखोई, जो सुखोई फाइटर प्लान है वो इन्होंने उड़ाया था।
तो आपको याद रखना है ये अवनी चतुर्वेदी। ये अवनी चतुर्वेदी हैं। रीवा की अवनी अकेले फाइटर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? इनका संबंध मध्य प्रदेश में रीवा शहर से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और शानदार प्रश्न जो हरमनप्रीत कौर के बारे में है कि स्पोर्ट्स इंडिया प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस महिला को बनाया है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर के भी बहुत सारे अपने अपने खिताब हैं। जिन्होंने T20 में पहला भारतीय महिला शतक बनाने वाली जो खिलाड़ी बनी थी वो हरमनप्रीत कौर हैं। और भी इन्होंने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है हरमनप्रीत कौर जिन प्यूमा ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर एक और न्यूज़ जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और ये महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। किस राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की गई है? एक स्कीम है लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना जो है ये लाने वाला है मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि मामा जी कहाँ के सीएम हैं। तो मामा जी के नाम से जो फेमस हैं शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। तो मामा जी अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जैसे उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, तो ये अपनी भांजियों के लेके आए। अब वो बहन के लिए लाने वाले हैं कौन सी? लाडली बहना योजना। तो याद रखिएगा लाडली बहना योजना, इसमें 1,000 रुपये मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, ये सारी महिलाओं को मिलेगा कि किस प्रकार की महिलाओं को मिलेगा, तो ये हम धीरे धीरे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए बताया गया है अब लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना खाते में जाएंगे हर महीने 1,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। कोशिश करेंगे हम कि इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लेकर आएँ। एमपी लाडली बहना योजना के माध्यम से एमपी सरकार दे रही है सभी महिलाओं को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करें आवेदन। तो इसमें किस तरीके से कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो एक माह में कितना रुपया मिलेगा? 1,000 रुपये मिलेगा। टोटल एक वर्ष में 12,000 रुपये इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज का विंबलडन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये शतरंज का विंबलडन का संबंध तो टेनिस से है आप जानते होंगे, लेकिन शतरंज के विंबलडन के नाम से जाना जाता है टाटा स्टील मास्टर। तो जो टाटा स्टील मास्टर्स है ये खिताब जीता है किसने? अनीश गिरी ने। ये 4 बार इस गेम के उपविजेता रह चुके हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने हार नहीं मानी। ये हॉलैंड की तरफ से खेल रहे थे और अनीश गिरी ने ये खिताब जीत लिया है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये अनीश गिरी हैं और इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर थे। कल का करेंट अफेयर, अब हम आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है वर्तमान में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 31 जनवरी का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में आयोजित 15वीं हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेबी हॉकिल मेडल से कौन सा देश सम्मानित करेगा महिला क्रिकेटर को? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड। आरबीआई ने पहली बार कौन सा बॉन्ड जारी किया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? वो होगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च की जाएगी? तो धरोहर गोद लें के स्थान पर कौन सी योजना आएगी? स्मारक मित्र योजना। उच्च शिक्षा पर जारी सर्वेक्षण नामांकन में सबसे अधिक जो नामांकन हुए हैं हायर एजुकेशन में वो यूपी में हुए हैं और सबसे अधिक जो यूनिवर्सिटी हैं वो राजस्थान में हैं। वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन शुरू किया है। ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। 2023 के गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की थी और अगर माई गवर्नमेंट पैनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला मोडेरा गांव गुजरात की झांकी को भी बेस्ट झांकी के लिए अवार्ड दिया गया है।
31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर होगा 31वें नंबर का। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई है 2023 में। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। आई होप आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सारे आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।